नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 30 मार्च 2024 और दिन है शनिवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। शुरू में दो बड़े बड़े आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड है। सबसे पहले हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को थोड़ा सा बेसिक तौर से समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसको हम चुनावी चंदा बोलते हैं। चुनावी चंदा हम किसको बोलेंगे? चुनावी चंदा के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बीजेपी को 1,000 रुपये का बॉन्ड दे रहा हूँ। 1,000 रुपये उसको दे रहा हूँ ताकि वो चुनाव लड़ सके। ये हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन इसके लिए सिस्टम बनाया गया है, जैसे कि मैंने बीजेपी को 1,000 रुपये दिया है, ये बात केवल मैं जानता हूँ, एसबीआई जानता है और बीजेपी वाले जानते हैं। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानता है कि किसने किसको क्या पैसा दिया। अब यहीं पर ट्रांसपेरेंसी की बात आ जाती है। भारत के नागरिकों को ये हक है कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन चंदा दे रहा है और क्या सरकार उनके हिसाब से काम कर रही है। ये चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है, ये चीज़ जानने का हमें अधिकार है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में चीज़ों को गुप्त रखा जाता है। किसने दिया है पैसा, किसको दिया है पैसा, ये बात कोई नहीं जानता है, किसी को बताई नहीं जाती। अब इसमें ऐसा हो गया है, हो सकता है किसी कंपनी ने बीजेपी को पैसा दिया एग्जाम्पल के तौर पर, और बीजेपी ने उस पैसे को चुनाव से संबंधित काम में लगाया, कहीं ऑफिस खोलने में लगाया, कहीं रैली करने में लगाया उस पैसे को। इस प्रकार से अपना खर्चा चलाने के लिए किसी कंपनी ने उसको चंदा दिया। अब बाद में कहीं कोई ऑक्शन हो रही है, कहीं कोई नीलामी हो रही, किसी खदान की ऑक्शन होना है और वो ऑक्शन उस कंपनी को दे दी सरकार ने, बीजेपी ने। अब यहाँ पर क्या हो गया, कंपनी ने पैसा दी और सरकार ने उसके बदले में उसको इनाम दिया। इस प्रकार से सरकार के जो डिसीजन है ना, अब कंपनी के हिसाब से हो गए। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और इसी के चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। इसी के चलते चलते बहुत सारी नकली कंपनियां स्थापित हुईं। उन कंपनियों के माध्यम से विदेशों से भी पैसा का लेन देन संभव हो पाया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से ही जो लॉस में जाने वाली कंपनी हैं वो तक दान दे रही हैं। इसलिए लॉस में जाने वाली कंपनियों के सर के ऊपर भी किसका हाथ है? सरकार का हाथ रहता है। वो जिंदा है, और नहीं तो अब तक सरकार क्या काम कर देती, उनको ख़त्म कर देती। इसके बाद हमको 250 शब्दों में जो निबंध लिखना है, समरी लिखना है। 250 शब्दों में आपको आंसर देना है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारी भारत की डेमोक्रेसी अच्छी तरह से काम करे, तो चुनाव में बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ में यदि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम चल रही है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सीक्रेसी जैसी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, गुप्त कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। एंड अब भारत ये आशा करता है कि जो ब्लैक मनी है, जिसका यूज़ इलेक्शन में चुनाव जीतने के लिए किया जाता था, अब वो वैसा नहीं होगा। यदि ऐसा हो जाता है तो जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और ये फ़ायदा होने वाला है हमारे देश को। इलेक्शंस कंटिन्यू टू बी फॉट विथ एन इंक्रीजिंगली लार्जर अमाउंट ऑफ इलीगल फंड। आज के समय में ऐसा हो गया है कि चुनाव में जो लिमिट है कि आप इतना पैसा खर्चा करिए, उस लिमिट को आप क्रॉस कर जा रहे हैं। इलीगल फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा। अब राइटर का कहना है कि जिस व्यक्ति ने पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया है, काम उसी का होगा।
फेवर उसी का लिया जाएगा और बाकी लोग साइड में हो जाएंगे। आज के समय में ऐसा हो गया है, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं मेनली सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु फाइनेंस देयर इलेक्शन। आज के समय में नेता उन्हीं लोगों का काम करते हैं जिन्होंने उनको दान दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया है। जबकि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपुल हैं, इनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, वाइल वेस्टेड इंटरेस्ट कॉर्नर मोस्ट ऑफ द गेन्स फ्रॉम डेवलपमेंट। इनको हमेशा कॉर्नर में कर दिया जाता है डेवलपमेंट के मामले से। अब पॉलिसी को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, पैकेजिंग इतनी बढ़िया तरीके से करी जाती है, चतुराई के साथ में करी जाती है कि ये जो पॉलिसीज़ हैं, ऐसा लगता है कि ये देश के हित में है। सरकार प्रचार प्रसार भी ऐसा ही करती है कि हम देश के हित में ही ये काम कर रहे हैं। एंड बोला जा रहा है जो खुद का इंटरेस्ट है, जो खुद जो चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसको आप बोल देते हैं कि नहीं, ये नेशनल इंटरेस्ट में हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के दे टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन। मार्जिनलाइज सेक्शन क्या चाहता है, उससे कहीं हट करके चीज़ें करी जाती हैं। अब चीज़ें किस प्रकार से प्रभावित हो रही हैं यहाँ पर बताया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इल हेल्थ, पुअर एजुकेशनल स्टैंडर्ड हमारे देश में अभी भी मौजूद हैं। दीज आर सेड टू बी नेचुरल एंड आर लेफ्ट टू द मार्केट फोर्स। सरकार कहती है ये तो नेचुरल है और इसको ठीक कौन करेगा, मार्केट करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सरकार ने क्या काम की है, सरकार ने कंसेशन दे दी है, सरकार ने सब्सिडी दे दी है कंपनी को, ठीक है। कंसेशन ग्रांटेड कर दिया गया है बिजनेस को, कंपनी को, ताकि आप प्रोवाइड कर सकें इस प्रकार की सर्विसेज को मार्केट के माध्यम से, एंड विच रिजल्ट इन द इनेबिलिटी ऑफ पुअर टू अफोर्ड दैम। लेकिन गरीब आदमी अभी भी उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इसी के चलते चलते हमारे देश में डिस्पैरिटीज़, असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा सरकार ने जो कंसेशन प्रोवाइड किया है, इससे क्या होता है, अब सरकार के पास में उतना ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, पब्लिक सेक्टर के पास में अब उतना रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, सो दैट इट इज़ अनेबल टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज एट रिक्वेस्टिंग लेवल। और फिर जाहिर सी बात है, फंड की कमी है और फिर सरकार लोगों की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है। इस प्रकार से पब्लिक सर्विस अपर्याप्त है और इसी के चलते चलते जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो गरीब तबका है, वो प्रभावित होता है डायरेक्टली। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, रिसेंट एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट असर की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला है कि जो 40% ऑफ चिल्ड्रन हैं जिनकी एज है 14 से 18 साल, ये लोग रीड, राइट और डू द लेवल ऑफ मैथ्स स्टैंडर्ड 2, कक्षा दूसरी की किताब को ये लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके मैथ को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनकी 14 से 18 साल की उम्र है और इनकी संख्या 40% है। दे कैन नॉट एक्वायर हायर स्किल विच कुड इनेबल देम टू एंड देयर पॉवर्टी। उनको अच्छा खासा स्किल भी नहीं मिल पाया है ताकि वो अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकें। उनको हायर स्किल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, तभी जा कर के वो लोग गरीबी से बाहर निकल कर के आएंगे। अब यहाँ पर अनडिक्लेयर्ड इनकम्स की बात करी जाती है, विच कॉन्स्टिट्यूट द ब्लैक मनी। अघोषित आय की बात हो रही है, जिसके चलते चलते जो ब्लैक मनी है वो जमा होते जाती है। हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, नॉट सेटिस्फाई विद द गेन्स दैट दे मेक लीगली, resort to making them illegally using undeclared incomes which constitute the black economy। अब नेता लोग क्या काम कर रहे हैं आज के समय में, बिजनेसमैन लोग क्या काम कर रहे हैं आज के समय में, ठीक है। अनडिक्लेयर्ड इनकम्स,
वो लोग अपनी इनकम को सही सही नहीं बताते हैं, घपला करके बता देते हैं, और इससे मार्केट में जो ब्लैक मनी है वो बढ़ते जाता है। illegality is systematic and systematic, but that is only possible is policymaker and executive become party to subversion of system. This is the triad that underlines black income generation. इसमें क्या है, ये चीज़ तभी संभव है जब लोग सिस्टम के साथ में मिलकर के काम करना चालू करते हैं, सिस्टम भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। यदि सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ब्लैक मनी को कोई रोक नहीं सकता है। अब रियल चीज़ की बात करी जाती है, भारत के चुनाव की असली कहानी क्या है। आज के समय में वोट जीतने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्लाइस एंड डाइस द इलेक्टोरेट अलोंग दिस लाइन लाइक कास्ट रिलीजन ईटीसी। आज के समय में नेता लोग भारत की जनता को क्या समझते हैं, भेड़ बकरी की तरह अलग अलग धर्म में बांट देंगे, जाति में बांट देंगे, ऊंच नीच में बांट देंगे, एससी एसटी में, हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं। वोट बैंक आर कल्टिवेटेड एंड द कॉन्स्टिट्यूट ब्राइब जस्ट प्रायर टू एन इलेक्शन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनको अलग अलग जात पात में, धर्म में हमने बांट दिए हैं। इसके बाद इनको रिश्वत दी जाती है, पैसा लो और हमको वोट दो। नेता लोग कैंपेन चलाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, इसके लिए वो पेड वर्कर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भीड़ को मोबिलाइज़ किया जाता है कि आप रैली को अटेंड करिए, मीटिंग्स को अटेंड करिए। इसके लिए मनी का यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग किया जा रहा है, फूड का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम अट्रैक्ट कर सकें। इसके बाद बड़ी बड़ी रैली निकाली जा रही हैं ताकि वोटर्स लोगों को और भी ज़्यादा आकर्षित किया जा सके। इसमें बड़े बड़े पोस्टर देखने को मिलते हैं, कटआउट देखने को मिलते हैं, एंड मसल मैन हायर्ड एंड मीडिया कीप्ड हैप्पी, मीडिया को हैप्पी रखा जाता है। इसके बाद जो गुंडे लोग हैं उनका तक प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ये सारी चीज़ें यदि करना है तो इसके लिए पैसा चाहिए, और चुनाव यदि जीतना है तो ये सब करना पड़ेगा। ये सब करना है तो पैसा चाहिए, और पैसा आता है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, क्योंकि इसके लिए कोई जांच पड़ताल नहीं होना है, कोई टैक्स वगैरह की जांच नहीं होना है। अब इनकी लिमिट तय कर दी गई है कि भाई 95 लाख रुपया से आप ज़्यादा खर्चा मत करिए। ठीक है, और ये बिग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए है। आज के समय में लोग ये भी जानते हैं कि इतने से काम चलने वाला नहीं है, 50 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट आज के टाइम में लग जाता है। इस प्रकार से 49 करोड़ ए कैंडिडेट हैज़ टू बी मोबिलाइज थ्रू इलीगल फंड। इसलिए आज के टाइम पीरियड में क्या हो गया है, कम से भी कम 49 करोड़ रुपया इलीगल फंड के माध्यम से इधर उधर मोबिलाइज हो रहा है। ओवर एंड above the sum, a party spend large sum to organize its politics। आज के समय में ऐसा हो गया है कि इतने पैसा से भी कहीं ज़्यादा पैसा पॉलिटिकल पार्टी खर्चा कर रही हैं। ठीक है, अपने पॉलिटिक्स को चलाने के लिए, ऑफिस को चलाने के लिए, एंड इन मोबिलाइजेशन अगेन मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम इलीगल फंड। और ज़्यादातर जो पैसा आ रहा है वो इलीगल फंड के माध्यम से ही आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? सरकार इस स्कीम को लेकर के आई थी जिसके माध्यम से जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की जा सके, एंड बोला था कि जो इलीगल फंड के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी डिपेंड है वो चीज़ में गिरावट आएगी। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे जब से ये स्कीम आई है तभी से इसका क्रिटिसिज्म होते रहा है। ठीक है, कि इसका हमेशा से ही पॉलिटिकल पार्टी ने मिसयूज़ किया है। सत्ता में जो पार्टी है सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी को होता है, बाकी की जो पार्टियां हैं उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आगे बोला जा रहा है कि देखिए, ए बिग सम कुड
only be given by businesses and the rich. Their influence and manipulations were expected to increase. जाहिर सी बात है कि जो बड़ी बड़ी राशि है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो दी जा रही है वो गरीब लोग कोई नहीं देता है, बिजनेसमैन देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, और इनका सीधे सीधे सरकार की पॉलिसी के ऊपर असर रहता है। सरकार इनके हिसाब से फिर पॉलिसी का निर्माण करती है। एंड जो बॉन्ड होते हैं ना, ओनली कुड बी गिवन टू ए पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट टू इंडिविजुअल। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड दिया जाता है वो हम किसी एक कैंडिडेट को नहीं देते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी को ही ये पैसा देते हैं। सो द इंडिविजुअल कंटिन्यू टू बी इन नीड ऑफ इलीगल फंड। अब इसमें ये हो गया है कि किसी के नाम से तो हम दे नहीं रहे हैं, सब लोग इसका बड़ा दबा के प्रयोग करते हैं। अब पार्टी को जो पैसा मिल गया है, पार्टी क्या काम करती है, वो मन चाहे इस पैसे को खर्चा करती है, जबकि हमने काय के लिए दिए हैं कि भाई आप चुनाव में ये पैसा खर्चा करना। जैसे कि कहीं पर ऑफिस बनाना है, ठीक है, अपोजिशन लीड गवर्नमेंट को गिराना है, इस प्रकार के काम में ये पैसा खर्चा किया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। Further, any amount of bribe could be given since the limit of 7.5% of profit was removed. इसके बाद बोला जा रहा है कि जो 7.5% प्रॉफिट की जो लिमिट थी उसको सरकार ने हटा दी है। इसका मतलब ये हो गया है कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, ऐसी कंपनियां जो घाटे में जा रही हैं, वो भी डोनेशन करती हैं। एंड बहुत सारी जो नकली कंपनी है, सेल कंपनीज, कुड बी यूज्ड ओपनिंग द डोर फॉर फॉरेन फर्म टू मेक डोनेशन। इससे क्या हो गया है, जो फॉरेन फर्म है ना, वो लोग भी अब डोनेशन कर पा रही हैं। इसके बाद बोला जा रहा है कि देखिए, यदि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बार इशू कर दिया जाता है तो 15 दिन के भीतर में आपको इसको भुनाना होगा। दे कुड बी ट्रेडेड फॉर 14 days एंड देन गिवन टू द इंटेंडेड पार्टीज। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहा है, कोई कंपनी यदि पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रही है, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे उसको हो सकते हैं। जैसे कि सरकार की पॉलिसी को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, और प्रीफर्ड ट्रीटमेंट इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किस हिसाब से होना चाहिए आप करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए तो वो मिल जाएगा, ठीक है, एंड यदि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो वो मिल जाएगा, क्योंकि आपने पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग प्रोवाइड करी है। सेकंड नंबर की जो चीज़ है वो ये है, आपके घर में कभी ईडी दस्तक नहीं देगी, सीबीआई नहीं आएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से यदि आपको बचना है तो पॉलिटिकल पार्टी को आप फंडिंग दीजिए, और वो चीज़ हो रही थी किसके माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल लिखा गया है, ये ह्यूमन और डॉग के कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। आज के समय में आप देखते हैं बहुत सारी न्यूज़ हम सुनते हैं, जैसे कि कभी कभी कहीं कहीं सुनते हैं कि कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया, कहीं पर किसी को कुत्ता दौड़ा दे रहा है, कहीं कहीं पर कोई पागल कुत्ता आपके ऊपर भौंकना चालू कर देता है, कभी कभी आपको वो दौड़ा देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में जो, जैसे कि कहीं किसी ने मुर्गी पाला है या फिर अन्य जो पशु हैं, उनको भी कुत्ते नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, एक जो पहलू हमको दिखाई दे रहा है वो यही है इसका, कि ये लोग हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो आवारा कुत्ते हैं, इनकी जनसंख्या को हमें कम करना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से कुछ कुछ नियम कानून लाए गए हैं। इनकी जनसंख्या को कम करने के लिए इनकी नसबंदी करी जाती है, ठीक है, या फिर उनको कहीं दूर वाले एरिया में छोड़ दिया जाता है, कहीं जंगल में छोड़ दिया जाता है, या फिर कहीं कहीं तो इनको मारा भी जाता है, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो सके। लेकिन यहाँ पर राइटर का कहना है, देखिए ये जो कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, ये भी एक प्रकार से जीवित प्राणी ही हैं।
इसीलिए हमें एक दूसरा रास्ता निकालने की ज़रूरत है। दूसरा रास्ता कैसा निकाला जा सकता है, इसके बारे में कुछ कुछ प्रयास दिए गए हैं, इन प्रयासों को हम देख लेते हैं। देखिए, जहाँ कहीं भी घटना होती है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुत्ते हैं इनको टीका लगा होना चाहिए। इसके बाद उपचार की व्यवस्था होना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में तो ये चीज़ हो जाती है, लेकिन हमें छोटे छोटे शहरों की ओर, गांव की ओर भी ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें जो जो कदम उठाए जाने चाहिए, उन कदमों का यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट, इंश्योर रेडी एक्सेस टू पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट एंड एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन फॉर पीपल। लोगों को वैक्सीनेशन, पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट, दो चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। जो लोकल डॉग रहते हैं उनको प्रिवेंशन ऑफ रिलोकेशन और रिमूवल ऑफ लोकल डॉग्स विच देन ट्रिगर द इन्फ्लक्स ऑफ न्यू डॉग्स एंड एसोसिएटेड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए, रिलोकेशन को आप कम से कम करिए, बोला जा रहा है राइटर की तरफ से। कुत्तों के स्थानांतरण या फिर निष्कासन को रोकना है, क्योंकि ये कुत्ते चले जाएंगे, दूसरे नए कुत्ते आएंगे। दूसरी बात ये है, ये यदि किसी दूसरे के एरिया में जाते हैं तो कुत्ते फिर आपस में लड़ने लग जाते हैं, और आपस में लड़ने के बाद फिर इन कुत्तों का जो गुस्सा है वो सड़क में दिखाई देता है, दौड़ाना चालू कर देते हैं। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो यदि किसी किसी डॉग को, यदि किसी डॉग का यहाँ पर नसबंदी करी गई है तो उसका मेंटेनेंस का काम, वैक्सीनेटेड एंड सोशलाइज्ड स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन इन देयर लोकेलिटीज सो एज टू रिड्यूस इंसिडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। बोला जा रहा है कि देखिए, नपुंसक, टीकाकृत और सामाजिकृत स्ट्रीट डॉग आबादी का रखरखाव करना, ताकि जो संघर्ष की घटनाएं हैं उनको हम रोक सकें। इसके बाद अगला जो कदम है वो है वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट का है। सबसे पहले तो आपको कूड़ा कचरा को कम करना पड़ेगा। जहाँ कहीं कूड़ा कचरा रहता है, खाने की तलाश में कुत्ते लोग वहाँ पर आ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं और लड़ते हैं। इसलिए पहला कदम हमको ये भी उठाना है। एंड वेरी क्रूशियली जो कदम है, पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम चलाने की, लोगों को हमें शिक्षित करना है, बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन, हाउ टू सेफली इंटरेक्ट विद डॉग। आप कुत्तों के साथ में कैसे करके इंटरेक्ट करेंगे, कैसे करके उनसे बचना है, ठीक है, ताकि वो कुत्ते हमले ना करें। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं पहली न्यूज़, जो कि FCRA एक्ट से रिलेटेड आई है। FCRA एक्ट बनाया गया है ताकि जो NGO चंदा लेते हैं ना, उनको थोड़ा सा रेगुलेट किया जा सके। NGO के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि ये NGO चाइना से, पाकिस्तान जैसी कंट्री से पैसा लेते हैं, इसका यूज़ करते हैं वो धर्म परिवर्तन कराने के लिए, भारत में टेररिस्ट गतिविधियां चलाने के लिए, और गलत जगह में इस पैसे का यूज़ किया जाता है। इसके लिए सरकार ने इन NGO को रेगुलेट करना चालू कर दी। उसने क्या कहा, यदि आप फॉरेन से कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। इसके अलावा आप जो पैसा खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमने लिमिट लगा दी है कि आपको सिविल वाले कामों में इतना % खर्चा करना है, बाकी आपका जो मेन उद्देश्य है उसमें आपको इतना पैसा खर्चा करना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, शॉर्टकट में FCRA इसको बोला जाता है। ये एक कानून है जो कि रेगुलेट करता है द रिसीप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड एड टू इंडियन टेरिटरीज़। कहीं से भी यदि विदेश से पैसा आप ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं NGO के माध्यम से, तो उसको रेगुलेट करता है ये कानून। इसको लागू किया गया था 1976 में, ताकि इंश्योर किया जा सके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हमारे देश में आ रहा है, ठीक है, वो कंट्री की वैल्यू के हिसाब से खर्चा हो रहा है। FCRA prohibits the acceptance of
and use of foreign contributions for activities that are detrimental to the national interest। नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ में कोई भी काम है तो उस काम में आप इस पैसे को खर्चा नहीं कर सकते हैं। एफसीआरए कानून को 1984 में अमेंडमेंट किया गया था। इसके बाद आप देखते हैं कि 2010 में द एक्ट वाज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड विथ न्यू एक्ट दैट इंक्लूडेड स्टिकर प्रोविज़न। कुल मिलाकर के देखा जाए इस कानून में कुछ और संशोधन हुए जिसके माध्यम से और भी कुछ कठोर प्रावधान किए गए थे। 2020 में फिर से संशोधन किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार ने एकदम टाइट कंट्रोल रखा था एनजीओ के ऊपर। एफसीआरए में यदि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसकी वैलिडिटी 5 साल तक रहती है। इसके बाद फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। न्यूज़ की तरफ यदि हम देखें तो देखिए गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की डेट को। एनजीओ अब अपना रजिस्ट्रेशन 30 जून तक करा पाएंगे। यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये कदम उठाया गया है। सरकार का कहना है कि हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की जो डेट है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एनजीओ के लिए एंड एसोसिएशंस के लिए 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। एंड बोला जा रहा है जो रजिस्ट्रेशन था बहुत सारे एनजीओज़ का रिन्यूएबल आर अप फॉर रिन्यूएबल सिंस सितंबर 29 सितंबर 2020। द रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी टू रिसीव फॉरेन फंड इज़ रिन्यूड एवरी 5 ईयर। तो बोला जा रहा है यदि एनजीओ विदेश से कंट्रीब्यूशन चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यदि आपने करवा लिए हैं तो 5 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है।